हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। एंड आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं हमारा इको का सेकंड चैप्टर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। इससे कुछ महान लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, जिसका हम आज लेक्चर नंबर 2 करेंगे। और इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए डीपली एक्सप्लेन करूँगा। आप में से कुछ बच्चों को मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस या फिर वो होता क्या है, उनकी डेफिनेशन नहीं पता होगी। मैंने फर्स्ट वीडियो में इनको डीपली एक्सप्लेन किया है, आप उसे जरूर देखें। तो फर्स्ट रिलेशनशिप, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज देन द टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। मैंने टेबल में बोला था जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी निकलती रहती है, मैंने एक यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम की तो मुझे 1 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, फिर दूसरे से कंज्यूम करके कुछ और मिली, फिर तीसरे से कुछ और। तो मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी होता है। तो जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती जाएगी वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तो तब भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। कैसे? यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, ब्लैक लाइन शो कर रही है, ब्लैक डॉटेड लाइन जो शो कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी को, वो डिमिनिश हो रही है। पहले 12 से 6 पे, 6 से 4 पे, 4 से 2 पे, 2 से 0 पर और 0 से -2 पे। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी। पर आप टोटल यूटिलिटी को देखिए, पहले तो इंक्रीज हो रही है फुल रेट से, फिर आगे चल के डिक्रीज होना शुरू करती है। तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रेट। Third point, when marginal utility is zero, then the total utility remains constant. आप यहाँ देख सकते हो marginal utility at point 0, फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी मैंने जब कंज्यूम की तो marginal utility 0 पर आ गई, x एक्सिस पे पड़ गई। तो आप उसके करस्पॉन्डिंग देखो कि टोटल यूटिलिटी उस वक्त 2 पॉइंट है जो सेम लेंथ पर है, जो सेम हाइट पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है। Fourth and last point, when marginal utility is negative, then total utility decreases. आप यहाँ देख सकते हो कि marginal utility जब -2 हो रही है, उसी टाइम total utility भी अपनी ऊंचाई खोकर नीचे गिर रही है। तो इसी को कहते हैं, जब marginal utility नेगेटिव हो जाती है तब total utility भी गिरने लगती है। आप खुद ही सोचो, marginal utility अगर नेगेटिव मिल रही है और उसी का टोटल यूटिलिटी होता है, तो ऐड करने पर मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी को तो कम करने लगेगी ना, क्योंकि वो तो माइनस में है। प्लस माइनस माइनस पहले से पढ़ा रखा है। अब आते हैं नए टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके ऊपर एक और लॉ बेस्ड है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी डिक्लाइंस as its consumption increase while keeping consumption of other commodities constant। ये डेफिनेशन आपको याद करनी होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ क्या कहता है। मान लो मेरे पास 5 चॉकलेट हैं, पहली चॉकलेट मैंने कंज्यूम की तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा अबाउट 15 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिली, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी है। सेकेंड यूनिट जैसे ही कंज्यूम की तो मुझे उससे थोड़ी कम, मान लो 12 यूटिल्स मिलेगी, क्योंकि मैं पहले खा चुका हूं तो मेरा थोड़ा मूड कम हो गया खाने का। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद खाऊंगा, पर मैं खा लेता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम मिलेगा, यूटिलिटी कम मिलेगी। तो क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। वैसे ही मैं तीसरी खा गया, मेरे खाने का मन नहीं है पर मैं खा गया, तो तीसरी खाने पर और कम मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले में टेस्ट चढ़ गया, दूसरे में थोड़ी भूख कम हो गई, तीसरे में मन ही नहीं कर रहा लेकिन खा लिया। अब यार कमी इच्छा, तीसरी यूनिट खाने के बाद चौथी खाने की और कम इच्छा, चौथी खाने के बाद पांचवी खाने के बाद इच्छा ही नहीं रहेगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में ही जानी है, कुछ मिलना ही नहीं है सेटिस्फेक्शन। तो यही कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमांड क्या होता है? अब हम यूटिलिटी से हटकर, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड है, आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बहुत है और शानदार टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, एक क्वांटिटी होती है किसी कमोडिटी की
जो कोई एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और वो अफोर्ड कर सके, और सामानों की जो गुड्स वो खरीदना चाहता है उसकी प्राइस गिवन हो और इनकम भी कंज्यूमर की गिवन हो, उसी के बेसिस पे डिमांड तय की जाती है, उसे कहते हैं डिमांड ऑफ द कमोडिटी। मैं चाहता हूं कि मैं BMW खरीदूं, चाहता हूं, मैं सिर्फ चाहता हूं, पर मैं मारुति सुजुकी तक ही सीमित हूं, मैं वही खरीद सकता हूं। तो ये क्या है, डिमांड ये नहीं है। अगर मैं BMW खरीदना चाहूंगा तो मैं अफोर्ड भी करना चाहिए, तब वो डिमांड कहलाएगी। मान लो मेरे पास पिज्ज़ा खरीदने के पैसे हैं पर मुझे पिज्ज़ा अच्छा नहीं लगता, मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूं पर खरीदना नहीं चाहता, वो भी डिमांड नहीं है। तो यही डिमांड दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, विलिंग टू बाय एंड एबल टू अफोर्ड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ एक्स डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। डिमांड सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी पे बेस नहीं होती, उसके डिपेंड करने के वेरियस फैक्टर्स होते हैं। जैसे दूसरी कमोडिटीज़ के भी प्राइस, मान लो दो कंपनीज लेते हैं व्हीकल ऑटोमोबाइल्स की, मारुति रेनॉल्ड्स। अब रेनॉल्ड बना रही है गाड़ी 5 लाख की और मारुति चली गई 10 लाख से पार। अब मैं सोचूंगा रेनॉल्ड की कंपनी भी अच्छी है, ब्रांडेड है, सस्ती भी है, बहुत सस्ती है, तो मैं रेनॉल्ड ही लूँगा। तो अदर गुड्स का जो प्राइस है, अदर गुड्स का जो क्वालिटी है, वो भी मेरी डिमांड पर असर डाल रही है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा, मेरा डिमांड भी बढ़ेगा। इनकम घटी, खर्चा कम, डिमांड भी कम। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, मैं जो चाहूँगा वही खरीदूंगा, जो नहीं चाहूँगा वो क्यों खरीदूंगा, फालतू में पैसे थोड़ी वेस्ट करने हैं, महंगाई का ज़माना है। एब्रीवेशन, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, आप या लेटर्स देख सकते हैं एब्रीवेशन। इनकम ऑफ आगे चल के काम आएंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम वाई से डिनोट करते हैं, प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स को हम आर से डिनोट करते हैं, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस को हम टी से डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उससे हमें क्या एक्सपेक्टेशंस मिलेगा, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं, उसको ई से डिपेंड करेंगे। और हम यहाँ दो गुड्स को कंपेयर करके चलेंगे, एक गुड एक्स और एक गुड वाई, जिनकी प्राइस को हम डिनोट करेंगे पी एक्स से और पी वाई से रिस्पेक्टिवली। ओके, अब डिमांड कर्व क्या होता है? जैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, उसका ग्राफ था, वैसे ही अभी हमने डिमांड पढ़ा, उसका भी ग्राफ है। डिमांड कर्व इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। वो खरीदना चाहता है, बार बार लिखा रहा है, वो खरीदना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस of the same commodity while holding constant prices of other related commodities। यहाँ पे देखो प्राइस जो है वाई एक्सिस पे डाली गई है और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है। डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल, सबकी नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल लिया गया है फॉर कमोडिटी एक्स। ये नोट क्या कर रहा है, देखो आप, जब क्वांटिटी जीरो कब है, एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कब है, जब वाई कोऑर्डिनेट 50 है। यानी जब किसी कमोडिटी का प्राइस 50 होगा तब कंज्यूमर कुछ नहीं खरीदना चाहेगा। जब किसी कमोडिटी का प्राइस 40 होगा, प्राइस घटेगा, तो वो 5 कमोडिटी खरीदेगा, 5 यूनिट खरीदेगा, 5 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी खरीदेगा। जब उस कमोडिटी का प्राइस 30 होगा तो वो 15 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी ही विल परचेज। जब उस कमोडिटी का प्राइस 20 होगा तब वो 30 यूनिट्स परचेज करेगा। जब 10 होगा तो वो 55 खरीदना पसंद करेगा, और जब 0 होगा, जब फोकट में मिलेगा तो वो खरीदेगा ही, 100 से ज़्यादा खरीद लेगा। तो ये क्या है, डिमांड है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइसेस ऑफ द commodity। Why the slope of the demand curve is downward and convex to the origin? ऐसा क्यों है? आप देखो डिमांड कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है, आपने साइंस में पिछले साल 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स है, और ओरिजिन जीरो की तरफ कॉन्वेक्स
फेस किया हुआ है। ऐसा क्यों है और डाउनवर्ड क्यों है, नीचे क्यों जा रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने नीचे लाइन लिखी है, आपने किसी ने शायद नोटिस ना किया हो क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था, मैं जानने के लिए कि आप में से किन किन ने ये लाइन नोटिस की हो। दिस डिपिक्ट्स एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इनवर्स। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, जैसे जैसे प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। तो ये क्या इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे साइंस में हम पढ़ते थे ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। इसी कारण से जैसे ही प्राइस घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, इसलिए वो कॉन्वेक्स है और डाउनवर्ड स्लोप है। अब कॉन्वेक्स का दूसरा रीजन भी हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, उनको कंज्यूम करेंगे, तो उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी और वो कंज्यूमर और गुड्स नहीं खरीदेगा। अभी तक हमने पढ़ लिया कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मैंने लास्ट वीडियो में, यानी फर्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो क्या लेक्चर 1 में ही बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट वो मेजरमेंट होता है जब हम यूटिलिटी को यानी सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि रियल लाइफ में हम अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी इच्छाओं को कभी भी न्यूमेरिकल फिगर्स में, फैक्ट्स में मेजर नहीं कर सकते। और यही इसके जस्ट अपोजिट दूसरा अप्रोच, दूसरा एनालिसिस आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो ये कहता है कि हम यूटिलिटी को कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते और किसी भी यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तो बस ये इतना डेफिनेशन नहीं है, इसके आगे बहुत ही शानदार टॉपिक अब शुरू होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब शुरू होता है। देखिए, बट सोल्यूशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी कैन बी सॉल्व हो सकता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट से सॉल्व हो सकता है। कैसे? बाय कंपेयरिंग द सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी तो वही रहेगी, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, वो चेंज नहीं होगा, ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर। मैंने बताए थे हम दो गुड्स लेकर चलेंगे, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स लेकर चलेंगे, कभी व्हीट कॉटन हो सकता है, कभी राइस हो सकता है, या फिर डिफरेंट कंज्यूमेबल गुड्स लेकर चलेंगे और उन दो गुड्स के बीच में डिफरेंस, उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या दोनों के लेंगे तो कितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, या कंज्यूमर क्या लेना चाहेगा उन दोनों में से। एक लेगा तो बाद में कौन सा लेगा, दूसरा वाला लेगा या वही लेगा। ये सब बहुत ही शानदार टॉपिक है, मजा आएगा। अब देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। द बंडल्स अवेलेबल, बंडल्स दो ग्रुप, एक ग्रुप दो कमोडिटी का बंडल्स टू द कंज्यूमर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन 2 डायमेंशनल ग्राफ। एक्स वाई एक्सिस पे हम बंडल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? बंडल्स क्या जनरली कंटेन करेगा, दो गुड्स जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। इन द ग्राफ इन डिफरेंस कर्व, जैसे हमने डिमांड के ग्राफ को कर्व नाम दिया था, डिमांड कर्व, कर्व किस शेप का था, यहीं पे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में बंडल के ग्राफ को इंडिफरेंस कर्व नाम से जानेंगे। वी कैन सी डैट मैंगोज एंड बनानास, यहाँ मैंगोज एंड बनानास दो कमोडिटी हैं जो रिप्रेजेंट की जा रही है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली, और ये जो कर्व है वो शो कर रहा है बनानास एंड मैंगो के बीच का रिलेशनशिप। तो ये ग्राफ देख के हमें पता चल रहा है कि अगर एक बनाना होगा तो 15 मैंगो खरीदे जाएंगे, 2 बनाना होगा तो 12 मैंगो, 3 बनाना होगा तो 10 मैंगो और 4 बनाना होगा तो 9 मैंगो। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक आप डीपली लर्न कीजिए, क्योंकि इनको पार्ट में बनाएंगे तभी इजीली हमें लर्न हो पाएगा। और कल की शिकायत आपको याद होगी तो अच्छा है, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, कमेंट तो करो, तभी तो हमें आपकी इच्छाओं का पता चलेगा, तभी तो हम आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। हाँ, यूटिलिटी। थैंक यू, बाय बाय।